हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। दोस्तों, आज जो रचना हम आपके सामने लेके आए हैं उसका टाइटल है ला बेली डैम सेंस मर्सी, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12th के पोएट्री सेक्शन के 6वें चैप्टर में आपको पढ़नी पड़ती है और जिसे लिखा है अंग्रेजी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध रचनाकार जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे जिनका जन्म 1795 ईस्वी को लंदन में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा 15 वर्ष की आयु तक इनफील्ड के एक प्राइवेट स्कूल में हुई। इनके पिता इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन इन्हें कविताएं लिखने का शौक था और ये लिटरेचर में अपना करियर आजमाने लगे। इन्होंने जब अपनी पहली रचना प्रकाशित कराई तब बहुत कम लोगों ने इनकी इस रचना पर ध्यान दिया, लेकिन बाद में जॉन कीट्स के कुछ ग्रेट वर्क्स सामने आए, जैसे ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम और ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। और कीट्स की इन्हीं रचनाओं ने जॉन कीट्स को अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में फेमस बना दिया। लेकिन जॉन कीट्स 26 वर्ष की अल्पायु में ही 1821 ईस्वी में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो दोस्तों, ये तो था सर जॉन कीट्स का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। अब अगर हम हमारी इस कविता की बात करें, ला बेली डैम सेंस मर्सी की बात करें, तो ये टाइटल फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, जिसका मतलब है अ लेडी विदाउट मर्सी। कविता का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है। एक दिन कवि एक वीरान इलाके में, एक सुनसान इलाके में एक शूरवीर योद्धा से मिलता है जो कि बहुत ही उदास और जिसके चेहरे पर पीलापन दिखाई देता है। तो कवि उस योद्धा की इस हालत को देखकर उससे पूछ बैठता है कि क्या बात है, तेरी ऐसी हालत क्यों है। तो वह योद्धा उसे बताता है कि इस वीरान इलाके में उसे एक सुंदर युवती मिली थी जो कि बहुत अच्छा गाती थी और जिसमें गजब का आकर्षण था। उस युवती ने मुझसे बहुत सारे वायदे किए और उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। फिर वो मुझे एक रहस्यमय गुफा के अंदर लेके गई, जहां हम दोनों बहुत देर तक बातें किए और बातें करते करते मैं सो गया। और सोते समय मैंने सपने में देखा कि बहुत सारे नौजवान युवक, राजकुमार, योद्धा इस गुफा में पहले भी लाए गए और लाने के बाद उनको गुलाम बना करके रखा गया। तो वही सारे गुलाम मुझसे सपने में कहते हैं कि तू कहाँ फंस गया, उठ और भाग जा यहाँ से, इससे पहले कि तुझे भी गुलाम बना लिया जाए। तो दोस्तों, यही है इस कविता का बैकग्राउंड। उस योद्धा के साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, हमें इस कविता के माध्यम से आगे पता चलेगा जब हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक रोमांटिक पोयम ला बेली डैम सेंस मर्सी। कविता का पहला स्टेंजा है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। ओ व्हाट कैन एल दी, एल का मतलब है कष्ट और दी प्रयोग हुआ है उस योद्धा के लिए। नाइट एट आर्म्स, नाइट का मतलब होता है सामंत या योद्धा, आर्म्स का मतलब है उसके जो आर्मर हैं, उसके जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं। तो कवि कहता है कि हे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, एलोन अकेले, एंड पेलली, पेलली का मतलब है हल्का पीला चेहरा लिए हुए, लॉइटरिंग भटक रहे हो। तुम अकेले हल्का पीला चेहरा लिए हुए क्यों भटक रहे हो, तुम्हें क्या कष्ट है। द सेज हैज विदर्ड, और जो घास है, सेज का मतलब होता है घास, हैज विदर्ड सूख गई है, फ्रॉम द लेक झील से, एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई चिड़िया गाती भी नहीं है। कवि कहता है कि एक ऐसे स्थान पर जहां की सारी घासें सूख गई हैं और जहां किसी प्रकार की कोई चिड़िया गाती भी नहीं है, ऐसे स्थान पर तुम अकेले हल्का पीला चेहरा लिए हुए क्यों भटक रहे हो, तुम्हें क्या कष्ट है। अगले स्टैंजा पर आइए, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। कवि फिर अपनी बात को रिपीट करता है और पूछता है कि हे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम सो हैगर्ड, इतने दुबले पतले दिखाई देते हो, एंड सो विगॉन, और दुख से पीड़ित दिखाई देते हो।
द स्क्वायरल्स ग्रैनरी इज फुल। स्क्वायरल गिलहरी, गिलहरी का जो अनाज भंडारण है, ग्रैनरी कहते हैं भंडारण को, तो गिलहरी का जो अनाज भंडारण है उसका कार्य पूरा हो चुका है। अब जैसा कि वर्षा ऋतु के आने से पूर्व गिलहरी जो है अपने अनाज भंडारण का कार्य समाप्त कर लेती है, अपने वर्ष भर खाने के लिए वह अनाज इकट्ठा कर लेती है, तो गिलहरी अपना अनाज भंडारण का कार्य समाप्त कर चुकी है। एंड द हार्वेस्ट डन, और जो मड़ाई का कार्य है अर्थात किसानों की जो खेती का कार्य है वो भी समाप्त हो चुका है। फिर भी तुम इतने दुबले पतले, इतने कमजोर और दुख से पीड़ित क्यों दिखाई देते हो? आई सी अ लिली, मैं एक कुमुदनी देखता हूँ, ऑन दाई ब्रो, तुम्हारी भौहों पर, अर्थात तुम्हारे माथे पर मैं चिंता के बादल देखता हूँ। विथ एंग्विश, एंग्विश का मतलब है मानसिक चिंता, मानसिक चिंता के साथ मॉइस्ट, नमी, मॉइस्ट का मतलब होता है नमी, एंड फीवर ड्यू, फीवर, फीवर का मतलब वैसे बुखार होता है लेकिन यहाँ मतलब है दुख से, ड्यू का मतलब होता है बूंदें। और कवि कहता है कि मैं तुम्हारे माथे पर मानसिक चिंता की नमी और दुख की बूंदें देखता हूँ, अर्थात तुम्हारे चेहरे पर मानसिक वेदना के कारण दुख के पसीने साफ साफ दिखाई देते हैं। एंड ऑन दाई चीक्स, और तुम्हारे गालों पर अ फेडिंग रोज, एक मुरझाता हुआ गुलाब दिखाई दे रहा है। फास्ट विदर्थ टू, जो कि बहुत तीव्र गति से मुरझा रहा है, अर्थात तुम्हारे जो गुलाबी गाल हैं वो चिंता के कारण क्यों मुरझा रहे हैं, क्यों सूख रहे हैं, इसका क्या कारण है? अब देखिए वह योद्धा कवि को बताता है कि उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थीं, और कहता है आई मेट अ लेडी, मैं एक महिला से मिला, इन द मीट्स, चारागाह में, मैं उस चारागाह में एक महिला से मिला, फुल ब्यूटीफुल, जो कि काफी सुंदर थी, जो कि सुंदरता से परिपूर्ण थी, अ फेयरीज चाइल्ड, और ऐसा लगता था जैसे कि वह किसी परी की पुत्री हो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, और उसके पैर बहुत ही हल्के थे। एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी जो आंखें थीं वो जंगली थीं, अर्थात उसकी आंखें कामुकता से भरी हुई थीं, उसकी आंखें वासनात्मक इच्छाओं से परिपूर्ण थीं। आई मेड अ गारलैंड फॉर हर हेड, आई मेड, मैंने बनाया, अ गारलैंड, एक माला, फॉर हर हेड, उसके सर के लिए, अर्थात मैंने उसके सर के लिए एक फूलों का ताज बनाया। एंड ब्रेसलेट टू, और उसके लिए कंगन भी बनाए। ब्रेसलेट का मतलब होता है कंगन जो हाथों में पहना जाता है। एंड फ्रैग्रेंट जोन, फ्रैग्रेंट कहते हैं सुगंधित, जोन का मतलब है करधनी, और मैंने उसके लिए फूलों की एक सुगंधित करधनी भी बनाई। सी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, एज सी डिड लव, जैसे कि उसने मुझसे प्यार किया हो, ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे प्यार करती हो, उस तरह से उसने मुझे देखा। एंड मेड स्वीट मौन, और मीठी मीठी आहें भरने लगी। मौन का मतलब होता है आह भरना। आगे वह योद्धा बताता है आई सेट हर ऑन माई पासिंग स्टीड, पासिंग स्टीड का मतलब है तीव्र गति से चलने वाला घोड़ा। तो वह योद्धा बताता है आई सेट हर, मैंने उसे बैठा दिया, ऑन माई पासिंग स्टीड, अपने तीव्र गति से चलने वाले घोड़े के ऊपर। एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, एल्स, इसके अलावा, सा, देखा, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, और उसके अलावा और किसी चीज को भी मैंने पूरे दिन नहीं देखा। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंट, और उस घोड़े पर बैठे हुए वह मेरी तरफ तिरछे झुकी रही। एंड सिंग अ फेरीज सॉन्ग, और परियों के गीत गाती रही, अर्थात पूरे रास्ते वह योद्धा सिर्फ उस युवती को देखता रहा, और वह युवती उस घोड़े पर बैठे बैठे परियों के गीत गाती रही और इस योद्धा को ही देखती रही। सी फाउंड मी, उसने मुझे दिया, रूट्स ऑफ रेली स्वीट, रूट्स कहते हैं कंदमूल को, रेली स्वीट स्वादिष्ट और मीठा, उसने मुझे खाने के लिए स्वादिष्ट और मीठा कंदमूल दिया। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद भी दिया। एंड मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू का मतलब है दिव्य पेय पदार्थ।
एक ऐसा पेय पदार्थ जो कि इस लोक का नहीं लगता था, तो ऐसा पेय पदार्थ उसने मुझे पीने के लिए दिया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्टैंड्स शी सेड, और अपनी एक विचित्र भाषा में जिसमें कि वह पूरी तरह से आश्वस्त थी, उसने मुझसे कहा, आई लव दी ट्रू, कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूं। और फिर क्या हुआ? सी टुक मी, वह मुझे ले गई टू हर एल्फिन ग्रोट, अपनी रहस्यमयी गुफा में। एंड देयर सी वेप्ट, और वहां जाकर के वह रोने लगी। एंड साइड फुल सोर, और तेजी से आहें भरने लगी। एंड देयर आई सेट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज विद किसेस फॉर, और 4 बार किस करके मैंने उसकी उस जंगली आंखों को, अर्थात उसकी उस वासनात्मक आंखों को बंद कर दिया। एंड देयर शी लल्ड मी अस्लीप, और वहां उसने मुझे लोरी सुनाई जिसे मैं सो गया, अस्लीप, मैं सो गया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और मैंने सोते हुए वहां स्वप्न देखा। आह ओबिटाइट, ओबिटाइट का मतलब है मुसीबत आन पड़ना। अरे ये क्या हुआ, अब तो मुसीबत आन पड़ी। द लेटेस्ट ड्रीम, अभी हाल ही का सपना, आई ईवर ड्रीम्ड, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अब वह योद्धा कवि को बताता है कि जब मैंने उसकी लोरी को सुना तो मैं सो गया, और सोते हुए मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा जो कि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस पहाड़ी क्षेत्र में, इस पहाड़ी क्षेत्र में मैंने इससे बुरा सपना पहले कभी नहीं देखा था। आगे वह योद्धा अपने स्वप्न में जो कुछ भी देखा था उसका वर्णन करते हुए वह कवि से कहता है, आई सा पेल किंग्स, मैंने पीले चेहरे वाले राजाओं को देखा। एंड प्रिंसेस टू, और पीले चेहरे वाले राजकुमारों को भी देखा। पेल वॉरियर्स, पीले योद्धाओं को भी मैंने देखा। डेथ पेल, और मृत्यु के समान पीले चेहरे वाले वर दे ऑल, वे सभी लोग थे। और जैसे एक मृत व्यक्ति का शरीर हल्का पीला हो जाता है, ठीक उसी रंग के चेहरे वाले मैंने राजाओं को, राजकुमारों को और योद्धाओं को देखा। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे, ला बेली डैम सेंस मर्सी, बिना दया के एक सुंदर स्त्री, दी हैथ इन थ्रेल, जिसने कि तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। दी हैथ, तुमको फंसा लिया है, इन थ्रेल, अपने जाल में। इस प्रकार वह योद्धा कवि को बताता है कि उसने अपने स्वप्न में बहुत सारे राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं को मृत प्राय पीला पड़ा हुआ देखा, जो कि चिल्ला रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि वह एक सुंदर परंतु निर्दयी स्त्री है जिसने कि तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। आई सा, मैंने देखा, देयर स्टार्व्ड लिप्स, उनके भूखे होठों को, अर्थात उनके सूखे होठों को मैंने देखा। इन द ग्लूम, अंधेरे में। विद हॉरिड वार्निंग, एक भयंकर चेतावनी के साथ। गैप्ड वाइड, जो कि थोड़ा खुले हुए थे। मैंने उनके थोड़ा सा खुले हुए होठों को देखा जो कि मुझे भयंकर चेतावनी दे रहे थे कि एक सुंदर और निर्दयी महिला ने तुम्हें जो है अपने जाल में फंसा लिया है, ऐसी चेतावनी वे दे रहे थे। एंड आई वोक, और उनकी इस चेतावनी से आई वोक, मैं जागा। एंड फाउंड मी हियर, और मैंने अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी पर। और जब मैंने उनकी भयंकर चेतावनी को सुना तब मैं जग गया, और जब मैं जग गया तब मैंने अपने आप को इस ठंडी पहाड़ी पर पाया। एंड दिस इज वाई, और इसीलिए आई सोजर्न हियर, सोजर्न का मतलब होता है ठहरना, और इसीलिए मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, अकेले और पीले चेहरे के साथ, मुरझाए हुए चेहरे के साथ मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि झील तक पूरी घासें सूख चुकी हैं। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई चिड़िया यहाँ पर गा भी नहीं रही है। तो इस प्रकार से वह योद्धा अपने साथ घटित हुई समस्त घटनाओं का विस्तार से वर्णन करता है, और अंत में कवि से कहता है कि यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ और अकेले अपने इस मुरझाए चेहरे के साथ इधर उधर भटक रहा हूँ, जहाँ ना तो कहीं हरी भरी घासें दिखाई देती हैं और ना ही कहीं पर कोई चिड़िया गाती है।
तो दोस्तों यही था इस कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।